वेलकम डियर स्टूडेंट एंड हाउ इज इट गोइंग डियर्स, कैसे आप लोग सब। मैं रुपिंदर सचिन कड़िया वेलकम करता हूं हमारे और आपके चैनल पर, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। बेटा जी, बहुत सी एक पैनिक कंडीशन बच्चों के साथ आ रही है कि टर्म वन का जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया और उसको लेके बच्चे क्या कर रहे हैं, एक एंजाइटी के मोड से निकल रहे हैं और इस वजह से उनका टर्म टू का जो रिजल्ट होगा वो डेफिनेटली होल्ड हो सकता है। बट इस चीज को रोका जा सकता है भाई, ऐसा नहीं है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए हमेशा आपको एक मोटिवेशनल मोड में रहना चाहिए, ठीक है। और उसी के लिए आज की वीडियो रही है भाई, स्ट्रेटेजी फॉर द साइंस फॉर द हाई स्कोरिंग। मींस आपका जो जितना भी टाइम बचा है भाई, जितना भी क्या बचा होगा आपके पास, अगर हम मार्च का कंसीडर करते हैं सो हार्डली आपके पास 2 मंथ्स हैं, ठीक है। और शायद 2 मंथ्स भी नहीं है, ठीक है। बट हो सकता है, हो सकता है क्या कि पॉसिबिलिटी यही है कि आपके एग्जाम शिफ्ट हो जाएंगे टू द अप्रैल। तो भाई अगर हम मान के चलते तो हम मिनिमम 50 डेज में भी इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। भाई चलते हैं हमारे टॉपिक पर कि आज हम बात क्या करने वाले हैं। उससे पहले मैं भाई बताऊंगा, एक हमारे स्टूडेंट है स्वास्तिक, बहुत ही समझदार है भाई, और वो हमेशा उनका ये मानना होता है कि भाई पास में जो भी हो चुका होता है ना, उससे सिर्फ लर्निंग लेने चाहिए। द पास इज टू बी लर्न फ्रॉम, नॉट टू लिव इन। पास में जो भी हो चुका है उसको, उससे लर्निंग लेनी चाहिए, ना कि उसको जीना चाहिए आज के टाइम में। नहीं तो आज का जो टाइम हमारा प्रेजेंट टाइम है वो भी हमारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही होता है भाई, हम सारे क्या कर रहे हैं, टर्म वन के रिजल्ट को लेके बहुत पैनिक हो रहे हैं। और बहुत से बच्चे क्या भाई, टर्म वन जहां दिखता है ना, टर्म वन रिजल्ट आउट, उसको देखे वही वीडियो देखते हैं और जो मेन टॉपिक होता है वहां से क्या होता है भाई, उनका एक डेविएशन आ जाता है, उनका जो अट्रैक्शन होता है वहां से हट जाता है। तो भाई ऐसा नहीं करना, और इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं आना है भाई। हमेशा जो स्वास्थ्य की बात को भी मैं भी फॉलो करता हूं पर्सनल लाइफ में, कि जो भी हो चुका है उससे हम सिर्फ लर्न कर सकते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन किस पैटर्न में आया था टर्म वन का, ठीक है, किस तरीके से मॉडिफिकेशन हुए थे क्वेश्चंस में, तो उस तरीके से हमें बेटर प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जामिनेशन कैसे दे रहा है, एक सक्सेसफुल पर्सन की यही पहचान होती है कि वो उस मोड को देखता है कि पास में क्या गलतियां थी, अपनी भी और दूसरों की भी, वो दूसरों की गलतियों से सीखता है भाई, ठीक है। तो यही चीज आपको अप्लाई करनी है और टर्म टू के लिए फोकस हो जाइए भाई। तो आज बात करने वाले भी कैसे फोकस करना है, कितने चैप्टर्स को कितना टाइमिंग देना है। तो हम मान के चलते हैं भी हमारे पास ये चैप्टर्स है, ठीक है। तो टाइमिंग कितना है भाई, टाइमिंग को हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चैप्टर 1 का, हमारा जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो बहुत ही छोटा पार्ट है भाई, और ऑलमोस्ट तो भाई डिलीटेड ही हो चुका है, ठीक है। इसमें जो फ्यू टॉपिक्स हैं, होमोलॉजी सीरीज हो गया, आपके नोमेनक्लेचर कट चुका है, बट वो जरूरी है भी करना। हार्डली आपका अगर इसको प्रिपेयर करते हैं ऑनेस्टली विद डीप कंसेप्ट, तो इसको 3 डेज लगेंगे भाई, ठीक है। और 3 डेज प्लस 2 डेज में आप क्या करेंगे, उसके एनसीईआरटी के ब्लूप्रिंट, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है जो, या सैंपल पेपर के क्वेश्चन है, और एक 1 डे आप दीजिए उसका रिवीजन का कि आपका कितना टॉपिक छूट गया है। तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं कि भी हाँ, लास्ट के डे सिर्फ आप अपना एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आप में आपको डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है। हार्डली आपको कितने दिन दे सकते हैं भाई, मुश्किल से 6 दिन देने हैं आपको इस चैप्टर पे, ठीक है। ऐसे हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, ये भी एक छोटा चैप्टर है भाई, इसमें भी हम यही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है क्या इसके अंदर भाई, क्लासिफिकेशन ही तो है ना, कि पीरियोडिक टेबल को कैसे क्लासिफाई किया, कैसे उसको इवेंट किया था, और कैसे उसमें आगे मॉडिफिकेशन लेके आए, न्यू एलिमेंट को कैसे डिस्कवर किया। 3 डेज आई थिंक बहुत सफिशिएंट है इसके लिए, ठीक है। सेम 2 डेज में हम क्या कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भाई, लाइक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन भाई, अब मुझे 8 ईयर तो हो ही गए हैं, कंप्लीट हो जाएंगे टीचिंग करते हुए। तो इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आते हैं कि इसमें एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, एटम का साइज कितना है, इंक्रीज डिक्रीज, या मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 2 दिन में आप क्वेश्चनिंग पे दीजिए और 1 दिन आपके ऑब्जर्वेशन पे कि किस टॉपिक से आपको कितना दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो हार्डली 6 डेज लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। और बात करते हैं भाई, हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, जो आपका रिप्रोडक्शन का बायोलॉजी का टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर है भाई, और एक लेंथी चैप्टर है भाई इसके अंदर, ठीक है। इसमें असेक्सुअल मोड, सेक्सुअल मोड प्लांट्स में, एनिमल्स में, देन सेक्सुअल गोनेड्स के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इस पे हमेशा डीएनए और वेरिएशन पे हमेशा क्वेश्चन रहता है, ये भी मुश्किल से भाई, मुश्किल से मुश्किल 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बनेंगे डीएनए वाले टॉपिक में, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं भाई 5 डेज में अगर आप ऑनेस्टी से काम करते हैं तो 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन आपका लगेगा भी कितने क्वेश्चनिंग है, ठीक है। अब कोई 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं भाई, बट इस एफर्ट को आपके भाई ने कंप्लीट कर दिया, और उसके लिए मैं आपको कैसे किया मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी, ठीक है।
तो हार्डली आपको कितने दिन लगेंगे भाई, 8 डेज में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो लेंथी चैप्टर है भाई उसके लिए हम 3 डेज एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, 2 डेज, ठीक है। और सेम एज आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसमें तो ये पार्ट आपका कट हो चुका है। सो मुझे नहीं लगता भाई इसको भी 6 डेज से ज्यादा लगेगा, ठीक है। हम 3 डेज में चैप्टर कंप्लीट करके इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर उसका एवोल्यूशन कर सकते हैं। और यहां से भी मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेंडल का क्या था, पिज्म स्टाइवम के ऊपर क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही यूनिक से क्वेश्चन है जो फिक्स है इस चैप्टर से आने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है न्यूमेरिकल से, तो डरने की बात नहीं है, आपका भाई आपके साथ है और सारा का सारा टॉपिक क्लियर करा के जाएगा। क्लियर का मतलब ऐसे वाला क्लियर नहीं भाई, ठीक है। क्लियर का मतलब है भाई सारा का सारा डीप कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक का बेस्ड क्वेश्चन पूरा कराया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम मान के चलते हैं, अगर न्यूमेरिकल में किसी को दिक्कत होती है तो हम 4 डेज मैक्सिमम 5 डेज, ठीक है। और ओम्स लॉ भाई और सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तो हमारा हमारा का सीबीएसई का भी फेवरेट रहा है, तो उसको अगर हम मान के चलते हैं तो भाई हम मान के चलते हैं इसको भी 8 डेज ही लगेंगे मैक्सिमम। मतलब मेरी वीडियो से करोगे तो आपके पास 4 to 5 वीडियोस है, उसके अंदर क्वेश्चन भी डिस्कस करे हैं, कुछ पीवाईक्यूज भी लिए हैं, तो हार्डली 6 डेज मानता हूं मैं। बट मान के चलते हैं भाई कुछ बच्चों को फिजिक्स का बहुत ही डर रहता है भाई, एक फोबिया रहता है कि हमसे नहीं होगा या न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी, तो भाई उसके लिए मैं क्या देता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 डेज, राइट। तो 8 डेज के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अभी तक इसका वीडियो डल चुका है कहीं चैनल पे, मैं आपके लिए एक बेस्ट वन शॉट डालने वाला हूं इस चैप्टर का। और वो बेस्ट वन शॉट से पहले मैं कहूंगा कि हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को आप करो अलग से। ये भी एक लेंथी चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल तो भाई बहुत कम है, बट एक दो टॉपिक है जो न्यूमेरिकल से रेलेवेंट है। और ये टॉपिक आपका भाई, ये चैप्टर आपका जो बच्चे प्लस 2 में साइंस लेने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यहां से सेम टॉपिक रिवाइज होने वाला है आपका प्लस 2 में, ठीक है। सो उन बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि भी डीप कंसेप्ट से अगर स्टडी करते हैं तो 8 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल एज सच नहीं है इसके अंदर, बट एक दो आपके टॉपिक है आपके, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंक्रीज होता है, तो ठीक है, बायस लॉ है, तो उसमें कैसे वो आपका रेलेवेंट टॉपिक है, उस पर हम बात करने वाले हैं। बट न्यूमेरिकल नहीं है, डरिएगा मत, सारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है। और भाई हमारा लास्ट बचता है ब्यूटीफुल सा, जो पूरा 5 मार्क्स कवर कर रहा है आपका आवर एनवायरमेंट। सो आर एनवायरमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। मैं मान के चलता हूं कि यहां से आप पूरे फुल 5 मार्क्स को एक्वायर कर सकते हैं अपने एग्जाम में, पूरे के पूरे 5 मार्क्स, एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। और वो आपके भाई ने कर दिया भाई सारा, ठीक है। ये पूरा यूट्यूब पर सबसे बेस्ट टॉपिक आपको आर एनवायरमेंट का मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हैं केमिस्ट्री गुरु फाउंडेशन पे बाय सचिन सर में, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा भाई। और इसके अंदर भाई जितने क्वेश्चन बन सकते हैं लास्ट प्रीवियस ईयर के सारे डिस्कस किए हुए हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं ना कि टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से जल्दी कोई चैप्टर हो जाए, तो भाई आर एनवायरमेंट को, मेरे चैनल को फॉलो कर लेना, वहां से बिल्कुल मिल जाएगा आपको। तो भाई इसके लिए भी 3 डेज में पूरा चैप्टर हो जाएगा। मैंने इसके अंदर बेस्ट कंटेंट दिया है, तो बेस्ट कंटेंट को मैं मान के चलता हूं 3 से 4 दिन भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 3 से 4 दिन भी लगते हैं भाई, ठीक है, तो हम मान लेते हैं 4 दिन लग गए हमारे, चलो मान भी ले कि ज्यादा है थोड़ा सा टॉपिक, 4 दिन। सो भाई उसी के अंदर मैंने इसका पीवाई के उस भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। लास्ट दिन बचेगा आपका भाई किस तरीके के क्वेश्चन से हम अपना एवोल्यूशन कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। तो भाई घुमा के भाई बात वही रहेगी हमारी 6 डेज में भाई। सो भाई कितने डेज हो गया भाई, काउंट कर लो, ये मिनिमम आपके 50 डेज भी नहीं बनते हैं भाई। 1 2 3 4, तो भाई आपके हो गए 32 48, तो लगभग भाई आपके 48 से 50 डेज, 50 भी नहीं बनते भाई, 48 डेज। अगर 48 डेज को आप कंसीडर करते हैं तो 2 महीने भी नहीं है भाई आपके पास, ठीक है। 2 महीने से पहले आपने सारा का सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया भाई PYQs के साथ। सो इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई आपको। 2 महीने में भाई अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। और मैंने आपको पूरा टारगेट दे दिया कि किस तरीके से आप चैप्टर को शेड्यूल कर सकते हैं। भाई जो बच्चे सोच रहे थे भाई टर्म 1 में 90% का करना था, वो नहीं हुआ, 80% तक रह जाएगा। अरे टर्म 1 में दीजिए ना, आप टर्म 1 में अपना 100% दीजिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली एवरेज ही तो आएगा ना। बट आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपने अपना टर्म 2 में बेस्ट नहीं दिया है, टर्म 2 में बेस्ट देना आपने भाई, ठीक है। चलो ये तो था भाई इसके शेड्यूल करना, इसका प्लानिंग क्या था, आप कितने चैप्टर को कितने दिन के अंदर ऑनेस्टली और डीप कंसेप्ट से स्टडी कर सकते हैं। अब बच्चे पूछते हैं भाई डीप कंसेप्ट से स्टडी करना तो कैसे करना है, तो भाई उसके लिए मैं कहूंगा भाई क्या फॉलो करना है। सबसे पहले भाई मैं तो कहूंगा भाई ये जो बुक है ना NCERT, ठीक है,
एनसीईआरटी को अच्छे से स्टडी करना है भाई, और उसमें आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, यानी दीक्षांत जी ने और मैंने आपके लिए बहुत बेस्ट कंटेंट डाला है भाई। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, रिप्रोडक्शन के आपके चैप्टर्स, आपका आर एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन कंपाउंड के दी बेस्ट जो हो सकता है ना, वो सारा का सारा दिया हुआ है। और ऐसा नहीं कि एक बुक से स्टडी किया जाता है भाई, 4 to 5 बुक से स्टडी किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद आपका वीडियो रेडी होता है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले भाई एनसीईआरटी का डीप कंसेप्ट स्टडी कीजिए। सोचना आपको यही है कि भाई आपको जब डीप स्टडी करनी है, जैसे टर्म 1 में क्या हुआ था भाई, टर्म 1 के अंदर भी यही रहा था कि आप स्टडी कर रहे थे, एमसीक्यू को फॉलो कर रहे थे रेदर देन डीप कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्चुअल स्टडी ना करके एमसीक्यू सैंपल पेपर उठा लिए भाई साहब, एक्स वाई जेड डी ए बी सारे सैंपल पेपर उठा लिए, बट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बना था। जैसे मैं हमेशा बात करता हूं भाई, एक वो ट्रायंगल आपका जो प्रिज्म वाला था, ठीक है, और प्रिज्म में आपका विबजियर का जो पैटर्न था, उसमें वो रिवर्स करके दे दिया था एमसीक्यू में, उन्होंने प्रिज्म को रिवर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया था। ठीक है, तो भाई कंसेप्ट तो वही रहेगा, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं ये डिपेंड करता है। ठीक है, सो सबसे पहले भाई पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है अपने आप को। ठीक है, और बच्चे मेनली क्या गलती करते हैं कि ये पार्ट को छोड़ देते हैं भाई, जो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन होते हैं इन बिटवीन एक्सरसाइज के, उसको नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पलर नहीं छोड़ने भाई। ठीक है, एग्जाम्पलर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी के। ठीक है, तो एग्जाम्पलर पूरा कंप्लीट करना है, और भाई हो सके क्या करना ही पड़ेगा भाई, 10 इयर्स के जितने पीवाई क्यूज है वो सारे कर लेने हैं। मतलब 2000 आप 11 12 से लेके आपके 19 तक, और 20 के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, एक भी नहीं छोड़ना है भाई साहब, एक भी नहीं। और जो जिनको लगता भी हाँ 10 इयर्स के कैसे करेंगे, आई एम हियर। सो आपके लिए एक पूरी वीडियोस लेके आएंगे भाई, उसके अंदर जितने भी टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। और हो भी चुके हैं भाई, आर एनवायरमेंट रिप्रोडक्शन चैप्टर वो हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है। ठीक है, और अब नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है आपका किसका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। सो बहुत ही जबरदस्त वीडियो रहने वाली है अभी आपके लिए। ठीक है, तो भाई ये पीवाई क्यूज आपका 10 इयर्स का नहीं भी होता है, तो मैं कहूंगा कम से कम 5 to 7 इयर्स का तो कंप्लीट हो जाना। क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई, मानो ना मानो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्शन चैप्टर में मैंने बताया भी था कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलिए भाई, अब बात करते हैं डीप कंसेप्ट की, कैसे स्टडी करनी है। एनसीईआरटी करो भाई, रीडिंग करो, और एनसीईआरटी रीडिंग करने के लिए मैंने आपके लिए भाई पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। देखो, चैनल को पहले तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। इस तरीके से जैसे आवर एनवायरमेंट का पूरा चैप्टर बना हुआ है, देखो आपको ये मैथमेटिक्स का बना हुआ है, ये 9th क्लास का भी दिया, भी इलेक्ट्रिसिटी आ गया आपके पास, कार्बन कंपाउंड आ गया। ठीक है, तो सारे के सारे चैप्टर बने हुए हैं। और ये देखो, मैंने जैसा आपको बताया था कि आप कैसे स्टडी करेंगे, तो भाई स्टडी के लिए मैंने पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है रिप्रोडक्शन की। ठीक है, और रिप्रोडक्शन में भाई आपका सारे वीडियो 6 5 4 3 2 1 मतलब 6 पार्ट में पूरा कंप्लीट किया हुआ है भाई, अप टू पीक लेवल बताया हुआ है। एनसीईआरटी पूरा कवर्ड किया हुआ है, एग्जाम्पलर किया हुआ है, पीवाईक्यूज किए हैं, और पीवाईक्यूज भी ये रहा आपका। ठीक है, मैंने कहा था ना सारा का सारा कंप्लीट कर देंगे भाई, तो ये पीवाईक्यूज की 2 से 3 वीडियो बनाई हुई है, जिसमें आपके सारे हर टाइप का कितना टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारा का सारा कवर कर लिया है। सो भाई के लिए थैंक यू, मेरे लिए मैं अपना क्रेडिट खुद ही ले लेता हूं। ठीक है, बट आपका ही सपोर्ट हमारा मोटिवेशन है भाई, लाइक जरूर कर देना भाई। चलो बात करते हैं भाई, अब पेपर सब्जेक्टिव है, तो पेपर सब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप उस पेपर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, मेरी खुद की स्टोरी है। 10th क्लास में मेरे 99 स्कोर था, सेम ऐसे ही था, टर्म 1 ऑब्जेक्टिव था और टर्म 2 हमारा सब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव में थोड़े से क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। आप मानेंगे नहीं, आप एनसीईआरटी को 21 टाइम स्टडी किया था मैंने एनसीईआरटी को। ठीक है, तो अगर ओवरऑल स्कोर देखते हैं 98 स्कोर गया था फर्स्ट टर्म का, फिर 100% रहा भाई सब्जेक्टिव में, क्योंकि सब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो मैटर करता है भी आप उस टॉपिक को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम एज प्लस 2 में जब बात की थी, प्लस 2 में भाई फिजिक्स में 89 स्कोर आया था, ज्यादा अच्छा नहीं रहा, बट रीजन बीइंग था कि मेरे स्कूल में सबसे बेस्ट रिजल्ट फिजिक्स का रहा था, तो भाई रीजन था कि उसका रिप्रेजेंटेशन का। तो लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको 2016 का सैंपल पेपर का क्वेश्चन दिया है, तो एक क्वेश्चन बताऊंगा भाई और किस तरीके से ये इन्होंने आंसर को रिप्रेजेंट किया है। लाइक इन अ जर्मिनेटिंग सीड व्हिच पार्ट आर नोन एज फ्यूचर शूट एंड फ्यूचर रूट। फ्यूचर रूट और फ्यूचर शूट कौन सा है, तो यहां पे भी पूरा हेडिंग देना आपको कि फ्यूचर रूट क्या होता है, लिम्यूल है। ठीक है, फ्यूचर रूट पार्ट क्या है, ये है, ये शूट पार्ट है, ये रूट पार्ट है। उसके बाद क्या किया है, मेंशन द फंक्शन ऑफ कोटिलेडन, तो यहां पे आपको हेडिंग देनी है फंक्शन, एरो लगाइए पेंसिल के साथ, हेडिंग को अंडरलाइन कर दीजिए, फिर उसका फंक्शन बताइए।
तो इस तरीके से भी मार्किंग स्कीम होती है आपकी कि हर एक पॉइंट का मार्क्स मिल सकता है आपको, बट इट इज डिपेंड्स एट यू, ऑन यू सिर्फ, कि आप कैसे इस चीज को एक्वायर करते हैं। भाई साहब मार्क्स को छीनना पड़ता है एग्जामिनर से, ठीक है, और वही वो मार्किंग स्कीम होती है, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया है कि उसमें उन्होंने पूछा है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म। अब आपको पता होगा एंजियोस्पर्म तो क्या होगा, तभी तो कर पाओगे ना। तो भाई यहां पे मैंने पूरा एक नाम बताया हुआ फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद उसकी लोकेशन पूछी है तो लोकेशन बतानी पड़ेगी भाई। सेकंड पॉइंट, सो नंबर ऑफ पॉइंट्स में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बेस्ट तरीका है भाई। और अगर बात करते हैं और क्या हम स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं भाई, एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट। फर्स्ट टाइम आप रीड करेंगे, सेकंड टाइम आप पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। हाईलाइट करने का मतलब है कि जो आपने रीड करा था, अंडरलाइन किया था, उसमें से मेन पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। और थर्ड टाइम में भाई आप क्या करेंगे, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, क्योंकि जब तक तो आप रीड करेंगे भाई उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आई थिंक मेरे ख्याल से एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट, सो आपको 2 टाइम्स तो कम से कम भाई ट्राई करना चाहिए। और भाई ये चीज फोकस हमेशा रखो भाई, कोई भी टीचर जितने भी अच्छे नोट दे दे अच्छी बात है, ऑल टीचर्स को थैंक यू करना चाहिए, बट सबसे पहले थैंक यू करना चाहिए भाई अपने आप को। एक प्रेयर रहती है ना कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो। सो दूसरों के नोट से पहले खुद के नोट्स बनाओ भाई। हैंडमेड नोट्स आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि जब एग्जाम टाइम होता है ना, जब प्रेशर होता है पूरा आपके ऊपर, उस टाइम पे सिर्फ आपको अपनी राइटिंग में जो शॉर्टकट्स बनाए होते हैं, आपने जो टेक्निक्स बनाई होती है, अपनी राइटिंग होती है ना, वही रिकैप्चुलेट होती है एग्जाम में। सो कोशिश करना भाई वीडियो को पॉज करके उसके नोट्स जरूर बना ले भाई, ठीक है। सारा कुछ बताया गया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा आपको, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन को, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। वो आपको काफी हद तक एसिस्ट कर देगा। चले भाई लास्ट पार्ट की बात करते हैं भाई, वीकली सेल्फ एवोल्यूशन। भाई एक वीक में 7 डेज हैं, आपने 6 to 5 डेज, 6 डेज मान के चलते हैं, अब हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो 6 डेज आपने वर्किंग किया है। लास्ट का जो 1 डे होगा भाई, संडे, संडे इज अ हॉलीडे, बट हॉलीडे सिर्फ एग्जाम के बाद करना भाई। आप जो टाइम रहा है आपको हॉलीडे को एंजॉय करना है, ठीक है, बट आपको एक शेड्यूल ऐसा रखना है कि आपको 7 से 12 PM तक, 7 AM से 12 PM तक अपने आप को एनालाइज करना है, अपना एवोल्यूशन करना है कि कोई एक चैप्टर पकड़ लो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जो भी आप पकड़ना चाहते हो, या जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगते हैं, स्पेशली मैथ और साइंस में बच्चों को दिक्कत रहती है। सो भाई उसका एवोल्यूशन करो कि आपने एक चैप्टर ले लिया एनवायरमेंट, आप कहते हैं भाई 5 मार्क्स मेरे पक्के हैं, तो 5 मार्क्स पक्के करने के लिए कोई सैंपल पेपर उठा लो, आंसर नहीं देखना, आप उसके आंसर राइट करने की कोशिश करो, कितने टाइम में आप क्वेश्चन कर सकते हो। सो उसके बाद भाई यही आपका सेल्फ एवोल्यूशन आपकी स्कोरिंग को राइज कर देगा टू द ब्रिलियंट लेवल, राइट। और सेल्फ एवोल्यूशन इज मस्ट भाई। जब तक आपको अपने कैलिबर का नहीं पता होता ना, आप शक्तियां खो चुके हो, ठीक है। अपनी शक्तियों को याद करो, एवोल्यूशन निकालो अपना खुद का, वीकली एवोल्यूशन निकालो भी, आप कितना प्रिपेयर कर रहे हो। और भाई 12 o'clock के बाद ऐसा नहीं है, संडे है तो एंजॉय भी करो भाई, संडे है, ठीक है, संडे इज अ हॉलीडे, सो हॉलीडे को थोड़ा एंजॉय करो, बट एंजॉय तभी अच्छा लगता है भाई, आप इस चीज को एनालिसिस कर लेना। एंजॉयमेंट वही अच्छा लगता है जब आपको लगता है कि आपने उस दिन कुछ काम किया है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना भाई, और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना अच्छे लगे तो, और भाई को थोड़ा सपोर्ट भी कर देना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।